आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है वह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को डिटेल के साथ देखते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह है, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे कि सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या फिर हरिसेन। आप सभी जानते होंगे कि हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कांतबरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कौन सी है? एक तो हर्षचरित है और इसके बाद कांतबरी। ये दो प्रमुख कृतियां किसकी है? ये दो प्रमुख कृतियां बाणभट्ट की है। हर्षचरितवर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने में प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। यानी कि जिसने ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य को लिखा था हर्षवर्धन, उन्हीं को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बता दें कि जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले एक अरब सेना के सेनापति, क्या पूछा गया है? अरब सेना के सेनापति जिन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, उनका नाम पूछा है। तो उनका जो नाम था वह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही क्या किया था? सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो कि अरब सेना के सेनापति थे। आइए देखते हैं। उपर्युक्त में से भारत पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। ठीक है, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 712 ईस्वी में, जो अरब का निवासी था। ठीक है, इस समय सिंध का शासक था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तक किसे किया? ठीक है, जो नौरोज है इसका प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर बलबन। आपको बता दें कि प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार है नौरोज, इसका जो प्रवर्तन किया था वह बलबन के द्वारा किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलबन। आइए देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपने प्रतिष्ठा तथा दरबार भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया था। क्या किया था? प्रतिष्ठा तथा जो दरबारी भ्रष्टाचार था इसको बढ़ाने के लिए क्या किया था? इसको बढ़ाने के लिए जो फारसी परंपराएं हैं उनको क्या किया था? अपनाया था। इसके तहत उसके जो दरबार है उनमें सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित जो अफराशियाब से उनको जोड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास तुलुब वंश ने, संगम वंश ने, सालू वंश ने या फिर देवराय वंश ने। आपको बता दें कि जो विजयनगर है इसकी स्थापना की थी संगम वंश के द्वारा। आइए देखते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना जो संगम वंश है शासकीय हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। किसकी स्थापना? विजयनगर की स्थापना। ठीक है, कई के सब जो वंश थे यह तो यह संगम वंशीय शासक थे। क्या नाम था? हरिहर तथा बुक्का। कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है आपके पास शाहजहां, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह था वह कौन था? अकबर। अकबर ही एक वह थे जो कि हमारे भारत के प्रथम मुगल बादशाह थे। आइए देखते हैं। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। क्या किया था? इब्राहिम लोदी को पराजय किया था किसने? आपको याद रखना है, बाबर ने। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का काल आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास कृष्ण, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। आपको बता दें कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, हमसे क्या पूछा गया है, किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात। आइए देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के जो मांड्या जिला है वहाँ पर क्या स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कौन सी नदी पर है? जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन किसने करने वाला जो राज्य है वह पूछा गया है। किसका? सरसों के बीज का। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। आपको बता दें कि जो सरसों के बीज में जिसे सबसे अत्यधिक उत्पादन है वह कहाँ का है? वह राजस्थान का है। राजस्थान के बाद है हरियाणा का, हरियाणा के बाद है मध्य प्रदेश का। ठीक है, काय में? सरसों में। तो आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। द्वितीय स्थान आता है हरियाणा का, और जो तीसरा स्थान है वह आता है मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन है आपके पास सिंधु, सरस्वती, गंगा या फिर यमुना। हिमालय के जो पास से निकलती है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु नदी। आइए देखते हैं। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का जो उद्गम है वह क्षेत्र हिमालय पहाड़ क्षेत्र में है। कहाँ पर है? हिमालय का जो क्षेत्र है उसके पार से है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सतलज नदी तिब्बत के जो राकसताल है वहाँ से निकलती है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। जबकि ऑप्शन में आपको दिया गया है गंगा और महानदी, तो यह क्या है? यह भारतीय भू क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ है। कौन सी? गंगा और महानदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन है आपके पास राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या फिर विधिक अधिकार। आपको बता दें कि जो नागरिक होते हैं इनको, और जो विदेशियों हैं इनको दोनों को जो अधिकार प्राप्त है वह है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को क्या है? प्राप्त है। आइए देखते हैं। भारत में विविध अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों से प्राप्त होता है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। राजनीतिक और जो सिविल अधिकार जो आपको ऑप्शन में दिया गया था यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। वहीं जो कतिपय मौलिक अधिकार वह सभी नहीं बल्कि नागरिकों एवं विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। कौन सा? तो विविध जो अधिकार है, विधिक अधिकार, यह नागरिक और विदेशी दोनों को क्या है? प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन है आपके पास कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर मतदान का अधिकार। राजनीतिक अधिकार का पूछा गया है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार है। आपको सभी को पता होगा कि जो मतदान है यह क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। मतदान क्यों दिया जाता है? नेता इनको चुनने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मतदान का अधिकार है यह एक राजनीतिक अधिकार है। इस तरह आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं। भारत में वयस्क मत अधिकार प्रणाली अपनाई गई है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमारे भारत में कौन सी मत अधिकार प्रणाली है। तो भारत में वयस्क
मताधिकार वाली प्रणाली है, जिसके तहत 8 वर्ष से जो 18 वर्ष है उससे अधिक आयु के सभी नागरिक को अपने जन प्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अपनी मर्जी से किसे वोट दे सकता है, यह अधिकार प्राप्त है किसे, 18 वर्ष से अधिक। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारतीय संघवाद, जो कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा व्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। जो मत अधिकार है इसे मौलिक अधिकार नहीं मान के क्या माना है, अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जा सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता द्वारा राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वोट किसे दिया जाता है, नेताओं को दिया जाता है बनाने के लिए, मंत्रियों को, इस तरीके से। तो इसे क्या कहा जा सकता है, इसे राजनीतिक अधिकार भी कहा जाता है। आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।